जो हमारे माध्यमिक में समस्याएं हैं और जो हमारे बेसिक में समस्याएं हैं, उन समस्याओं पर हमको फोकस करके आगे काम करना है। जैसे बेसिक में हमारा मेन समस्या अभी था पदोन्नति का, जो हम लोगों ने देखा पदोन्नति की जा रही थी। विगत 8 वर्षों बाद पदोन्नति की प्रक्रिया पीएस में स्टार्ट हुई, तो उसको गुणा नंबर के आधार पर पदोन्नति की प्रक्रिया शुरू की गई। उसी तरह से विगत वर्षों से जब एचएम का प्रमोशन, जैसे स्केल 1 42, 46, 48 बेसिक में पे है, तो कुछ खास समय के लिए 4 साल 5 साल के अध्यापकों के लिए 4600 पे स्केल नहीं दिया गया और वो लास्टली आज तक नहीं दिया जा रहा है। उसके लिए भी हमें फोकस करना पड़ेगा। दूसरी बात, सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि प्रोफेसर, प्रवक्ता, शिक्षकों व गैर शिक्षक कर्मचारी के व्यक्तित्व में नेतृत्व का निर्माण करना है। जैसे कि हम सभी ये सोच लेते हैं कि जो हमारे अग्रज हैं या जो हमारे आगे बढ़ चढ़ कर काम कर रहे हैं वही एक नेतृत्व कर सकते हैं और हम नेतृत्व नहीं कर सकते हैं, जिसके कारण हमारी समस्याएं जहां पर हैं वहीं पर यथास्थिति बनी रह जा रही हैं। पुरानी पेंशन की भी जो है मांग हमारी, इसके लिए भी हम संघर्षरत रहेंगे कि हमको पुरानी पेंशन बहाल करी जाए। उत्तर प्रदेश में पदोन्नति में SC ST आरक्षण पुनः लागू हो। ये सब हमारे विषय हैं जिसको मैं पढ़ रही हूँ। OBC के लिए पदोन्नति में आरक्षण लागू कराना। विश्वविद्यालय में जो समस्या है कि अन्य संस्थानों में साक्षात्कार के आधार पर भर्ती की प्रक्रिया में NFS नॉट फाउंड सुटेबल की व्यवस्था को खत्म करते हुए लिखित परीक्षा के आधार पर भर्ती कराने की प्रक्रिया लागू करना। विश्वविद्यालय, राजकीय डिग्री कॉलेज, शासकीय महाविद्यालयों में क्रमशः कुलपति एवं प्राचार्य पदों पर SC ST OBC की सामाजिक प्रतिनिधित्व के लिए आरक्षण रोस्टर व्यवस्था लागू करना। विश्वविद्यालय, राजकीय डिग्री कॉलेज एवं शासकीय महाविद्यालयों में रिक्त आरक्षित पदों पर बैकलॉग भर्ती के द्वारा पूर्ण करना। शिक्षकों को राज्य कर्मचारी का दर्जा दिलाना। बेसिक शिक्षा परिषद में कम नामांकन वाले विद्यालयों जो बंद होने की बात कही जा रही है, उसके लिए एक विशेष अभियान चलाना। जैसे कि हम सभी जान रहे हैं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में चाहे वो हायर स्कूल कॉलेज हो या बेसिक के स्कूल हो, क्लोज एंड मर्ज की प्रक्रिया स्टार्ट है। और बेसिक में जो कहा जाता है कि शिक्षा की नींव जहाँ धरी जाती है, और जब बच्चा पढ़ना सीख जाता है तब माध्यमिक में जाता है, तब एजुकेशन, हायर एजुकेशन वो प्राप्त करता है। अगर हम सोचें कि प्राथमिक स्तर पे ही बच्चों को शिक्षा से विमुख कर दिया जाए तो क्या हमारा बच्चा आगे पढ़ पाएगा? और हम चूंकि बेसिक के अध्यापक हैं, हम खुद ये जान रहे हैं कि जिस गांव में हम स्कूल खोल के बैठे हैं, अगर वहाँ 150 नामांकन है, उन 150 बच्चों की उपस्थिति कराने में हम लोग चप्पल रगड़ डालते हैं, घिस डालते हैं, तब जाकर के 150 बच्चों के सापेक्ष 100 बच्चों का उपस्थिति होता है। उस परिवेश में स्कूलों को बंद कराया जाना, यानी एक विशेष वर्ग को शिक्षा से दूर करने की व्यवस्था की जा रही है। इस पे आने वाले दिनों में हम लोगों को विशेष अभियान चलाकर गांव-गांव में लोगों को बता करके शिक्षा की महत्ता को बढ़ा करके इस पे आगे कार्य करना पड़ेगा। भारत की शैक्षणिक पाठ्यक्रमों में वैज्ञानिक सोच, रोजगार परक एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा कैसे दिया जाए। 50 की आय पूर्ण कर लेने वाले कर्मचारियों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति से रोकना।
महिलाओं को भी एक धर्म के दौरान, मासिक धर्म के दौरान एक सीएल उपलब्ध कराना, शिक्षकों को हाफ सीएल ईएल की व्यवस्था कराना, बेसिक स्कूलों में अस्थायी कंप्यूटर ऑपरेटर, सफाई कर्मचारी की व्यवस्था करना, राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर अनुसूचित जाति एवं जनजाति शिक्षकों की उत्पीड़न कैसे जैसे घटना होने पर ग्रीवांस काल का निर्माण करना, 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षित सीटों पर जो गड़बड़ी हुई है उसमें फिर से लिस्ट तैयार किया जाना, या जो बच्चे हमारे संघर्षरत हैं, अभी सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ रहे हैं, उनको हम किस तरह से सहयोग प्रदान कर सकते हैं, उसके लिए तत्पर रहना। बेसिक शिक्षा में जितने कक्षा है उतने अध्यापकों की व्यवस्था करना। भले आरटी एक्ट 2009 ये कहता है कि 30 बच्चों पे एक अध्यापक हो, लेकिन हमारा मांग रहेगा कि प्रत्येक कक्षा में एक अध्यापक दीजिए, ताकि हमारा बच्चा 1 हो या 10 हो, उन 10 बच्चों पर हम हर क्लास का सब्जेक्ट वाइज, विषय वाइज शिक्षण कार्य बच्चों के साथ कर सके। और शिक्षा सरकार का कोई जो लोक जल कल्याण में काम करने का ये व्यवस्था है। शिक्षा और स्वास्थ्य पर सरकार ये न देखे कि हमको क्या आउटपुट मिल रहा है, क्योंकि वो समाज हित में कार्य करना होता है। बेसिक और बैकलॉग की भर्ती द्वारा आरक्षित सीटों पर भर्ती एवं तात्कालिक विषय वार्ष करना। फिर पदोन्नत की व्यवस्था आपने सुना ही है कि जो इतने सालों से पदोन्नत की प्रक्रिया रुकी हुई है, चाहे वो बेसिक में यूपीएस का हो या पीएस का हो, इस पे तुरंत कार्रवाई करे सरकार, आगे इसको बढ़ाए। बहुत कोट हो गया। दूसरा, समायोजन की प्रक्रिया। जैसे समायोजन की प्रक्रिया चल रही है, पदोन्नत की प्रक्रिया में अगर एक डेट पर अध्यापक ने ज्वाइन किया है 100 लोगों ने, तो जब पदोन्नत कर रही है तो गवर्नमेंट कह रही है कि नंबर अधिक है तो सीनियर होगा, और समायोजन कर रही है तो कह रही है कि जो उम्र में छोटा होगा, एक डेट की ज्वाइनिंग है तो फिर उम्र होगा, उम्र होने के बाद से अल्फ़ाबेट होगा। तो जो समायोजन का नियम है वो पदोन्नत का नियम क्यों नहीं बनाया गया? ये सब। दूसरी, SC ST में आरक्षण में जो उपवर्गीकरण किया जा रहा है उसको खत्म कराना। OBC वर्ग में क्रीमी लेयर व्यवस्था को खत्म कराना। शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों को समान कार्य समान वेतन के आधार पर मानदेय प्राप्त कराना। रसोइयों को न्यूनतम मजदूरी जो मनरेगा के मजदूरों को दी जाती है उसके सापेक्ष 237 रुपया प्रतिदिन का मजदूरी देने का काम। ये हम लोग अपना विषय रखे हैं कि इन विषयों पर आगे हम लोग प्रोफेसर, टीचर, नॉन टीचिंग एम्प्लॉय विंग्स के बैनर तले संघर्ष करेंगे। प्रोटान का छोटा सा परिचय। प्रोटान नाम चूंकि शॉर्ट फॉर्म है प्रोफेसर, टीचर एंड नॉन टीचिंग एम्प्लॉय विंग्स। इसमें अभी बात हो रही थी कि विश्वविद्यालय, माध्यमिक और प्राथमिक, इसमें तीनों शैक्षणिक संस्थानों के अध्यापक, उसमें काम कर रहे समस्त एम्प्लॉय, चाहे वो ऑपरेटर हो या चपरासी हो, क्लर्क हो, या हमारे बेसिक में रसोइया हैं, नॉन टीचिंग में जैसे अभी सर ने कहा कि मैं प्राइवेट स्कूल से हूँ, तो प्राइवेट स्कूल के अध्यापक और उसमें जितने भी वर्कर हैं आपके स्कूल में, प्राइवेट स्कूलों में, वे लोग भी इस संगठन में जुड़ सकते हैं। प्रोटान एक ट्रेड यूनियन है और यह ट्रेड यूनियन RMBKS
यानी राष्ट्रीय मूल निवासी बहुजन कर्मचारी संघ से संबद्ध है, जिसका पंजीकरण संख्या ALC कार्यालय 17/10/744 ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 के अंतर्गत रजिस्टर्ड हुआ है। अब हम लोग सोच रहे होंगे कि ट्रेड यूनियन क्या है, और जो हमारे प्रेजेंट समय में जितने हमारे साथ संगठन रन कर रहे हैं उनमें और ट्रेड यूनियन में क्या अंतर है। और ट्रेड यूनियन पर दूसरी बात 1926 के अंतर्गत रजिस्टर्ड है, तो आखिर में 1926 में ऐसी क्या घटनाएं घटित हुई थी कि ट्रेड यूनियन की आवश्यकता उस समय पड़ी थी। क्योंकि जब हम इतिहास में बहुत पीछे जाते हैं तो समाज में दो ही वर्ग था, एक कामगार वर्ग था और एक पूंजीपति वर्ग था। और कामगार वर्ग पूंजीपतियों के अंडर में काम करता रहा, और चूंकि जो बड़े पूंजीपति थे उनके भी काम कराने वाले जो अच्छे पूंजीपति थे, जो काम करवाते थे सरकार से या लोग पैसा लेकर के, बड़े बड़े व्यापारकर्ताओं का, उनके बीच और यूनिट जो काम करने वाले लोग थे, डायरेक्ट उन लोगों में चूंकि वार्ता नहीं होती थी, तो वो लोग जो मजदूरी देते थे, बिचौलिए लोग, एक बिचौलिया होता था जो बात करके आता था और मजदूर वर्ग में बताता था, तो उसमें कितना हमको मजदूरी देना है, कितना मुझे ऊपर से दिया जा रहा है या सरकार मुझे देने के लिए कह रही है, और कितना दिया जा रहा है, ये फिक्स नहीं था। और जिसके कारण लोग काम अधिक कराते थे। ऐसे बाद में बहुत संघर्षों के बाद 8 घंटे काम करने का नियम बना, उसी तरह से 12 घंटे 18 घंटे लोगों से काम कराते थे। उसके एवज में पैसे बहुत कम मिलते थे। काम के दौरान किसी के साथ घटना दुर्घटना हो जाती थी तो भी उसके साथ कोई अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता था, उसके परिवार वालों को भी देखरेख नहीं होती थी। तमाम ऐसी समस्याएं धीरे धीरे उत्पन्न हुई कि जो है केवल संघर्ष करता था, परेशान होता था। उसी बीच उस समय जब थे ज्योतिबा फुले राव, सावित्रीबाई फुले राव, जो एक महान समाज सुधारक के रूप में जाने जाते हैं 17वीं सदी के, उन्होंने सत्य शोधक समाज की स्थापना करी थी। और वहीं से उन्होंने एक तरह से ट्रेड यूनियन की धीरे धीरे नींव का या एक रास्ता या मार्ग बता दिया था, जिसको यमन लोखंडे जी ने 1984 में ट्रेड यूनियन का निर्माण किया। और चूंकि हम लोग 7 दिन काम करते थे और 12 घंटा काम करते थे, और काम करने के बाद इतना मजदूर थक जाता था कि वो किसी के पास न उठ पाता था, ना अपनी बात कह पाता था, ना अपनी बातों को समझा पाता था, और ना तो बातों का, समस्याओं का आदान प्रदान ही हो पाता था। तो पूर्व से ही लोखंडे जी चूँकि कैडर चला रहे थे कि हमको संडे का एक अवकाश दिया जाए ताकि हम अपने लोगों से मिल बैठ करके बात कर सकें, अपनी समस्याओं को हल कर सकें और एक दूसरे को जान सकें। इस वे में जब 21 अप्रैल 1890 को लोखंडे जी के नेतृत्व में लगभग 10,000 कामगार एक साथ मुंबई धरना दिए और लगातार 20-25 धरने हुए। उसके बाद संडे का अवकाश दिया गया और मजदूरों की अन्य मांगों को भी पूरी की गई। तो ट्रेड यूनियन का निर्माण हमारे जो पूर्वज थे, ज्योतिबा फुले राव, सावित्रीबाई फुले,
के समय से ही चला आ रहा था। उसको लोखंडे जी के समय में ट्रेड यूनियन की स्थापना कराई गई और तब से ट्रेड यूनियन चला आ रहा है। फिर धीरे धीरे जब हमारा भारत, एक तरह से हम कह सकते हैं कि आधुनिक भारत के ट्रेड यूनियन के जनक लोखंडे जी थे। बाद में जब भारत स्वतंत्र हुआ तो कांग्रेस का ट्रेड यूनियन की स्थापना हुई और तब से कई ट्रेड यूनियनों की स्थापना हुई और भारत में ट्रेड यूनियन काम भी कर रहे हैं। ट्रेड यूनियन का काम होता है कि सरकार से अपनी बातों, जो भी सरकार किसी भी क्षेत्र में व्यापार हो, नौकरी हो या किसी भी फील्ड में कोई योजना लाती है तो ट्रेड यूनियन से परामर्श लेती है। ट्रेड यूनियन वहाँ सहमति देता है और उसके बाद वो नियम बन करके हमारे सामने प्रस्तुत होता है। जैसे हमारा ओपीएससी था, जो एनपीएस हो गया, उसमें कहीं ना कहीं किसी ट्रेड यूनियन की सहभागिता रही होगी या XYZ जो भी हमारे चीज समक्ष एनईपी हुआ, न्यू एजुकेशन पॉलिसी हुआ या जो भी ऐसी नीतियां बनती हैं जिसमें ट्रेड यूनियन की सहमति होती है। और ट्रेड यूनियन आज कमजोर बस धीरे धीरे इसी में हो गया कि उसकी जो मांग होती है वो स्पष्ट नहीं होती है, या तो जा करके अपने आप को सौदेबाजी कर लेता है या कहीं उसकी ऐसी मिसगाइडिंग चीज़ें होती हैं जो वहाँ रख नहीं पाता है। या ये कहिए कि ट्रेड यूनियन में अभी तक स्वतंत्रता के बाद SC OBC माइनॉरिटी यानी 85% लोगों के लिए कोई ट्रेड यूनियन कार्य नहीं कर रहा है, जिसके कारण हमारी समस्याएं ज्यों का त्यों वहीं का वहीं बनी रह जा रही है। उसके विकास, उसके साथ के लिए हम लोगों ने राष्ट्रीय मूल निवासी भोजन कर्मचारी संघ के अंतर्गत प्रोफेसर टीचर नॉन टीचिंग एम्प्लॉय विंग्स ऑर्गेनाइजेशन विंग्स है, जिसको शैक्षणिक यानी शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करेगा, जिसकी रजिस्ट्रेशन के लिए 7 से 10 लोगों से ही रजिस्ट्रेशन होता है। लेकिन किसी विधेयक में बनाने के लिए परामर्श सरकार से लेने के लिए तब होती है जब उसमें 10 लाख एम्प्लॉई रजिस्टर्ड हो जाते हैं। तो हम लोग इस ट्रेड यूनियन को मजबूत करने के लिए यह कार्यक्रम यहाँ आयोजित किए गए हैं। दूसरी बात, समस्या हमारी है तो समाधान हम नहीं करेंगे तो हमारे साथी जो बड़े बड़े पदों पे सवर्ण लोग बैठे हुए हैं वो हमारी समस्या का निदान कभी नहीं कर पाएंगे। तो हमारा यही आप लोगों से गुजारिश है कि हम अपने बीच में जो 85% के हक अधिकारों के लिए आवाज़ उठाने के लिए, उनके मुद्दों और उनकी समस्याओं को सुनने और समझने के लिए, अपनी बात कहने के लिए, अगर ये ट्रेड यूनियन को हम लोग आपके सामने ला रहे हैं या किसी ने अथक संघर्ष और प्रयास के बाद ये हिम्मत जुटाई है, तो हमारा भी कर्तव्य और दायित्व बनता है कि हम अपने आने वाली समस्याओं से निवारण पाने के लिए इस ट्रेड यूनियन को शिखर की ऊंचाइयों तक पहुंचाने का कार्य करें। जो प्रमुख कार्य हैं, श्रमिकों को उचित और न्यूनतम मजदूरी प्रदान करवाना, रोजगार से संबंधित शर्तों का निर्धारण करने के लिए, श्रमिकों को समय समय पर उचित बोनस देने के लिए, श्रमिकों के लिए समय समय पर उचित अवकाश देने के लिए, नियोक्ता द्वारा लिया गया हर निर्णय श्रमिक निर्णयों के हित में हो, श्रमिकों का शोषण न हो उसके लिए संरक्षण प्रदान करना, श्रमिकों के काम और उसके जीवन एवं स्तर में सुधार किए जाने से संबंधित होता है, श्रमिकों की पदोन्नति एवं संरक्षण के लिए समय समय पर कार्य करना, श्रमिकों की सेवा काल को सुरक्षित करने के लिए कार्य करना, श्रमिकों की परिस्थितियों में सुधार लाने के लिए प्रयत्न करते रहना, श्रमिकों की शैक्षणिक, सांस्कृतिक, मनोरंजन जैसी अन्य सुविधाएं प्रदान करवाना, श्रमिकों को उत्पादकता, अनुशासन और जीवन में सुधार लाने के लिए सहायता प्रदान कराना, श्रमिकों और नियोक्ता के मध्य उनके आपसी संबंध को सुधारने और संतुलित बनाए रखने का कार्य करना ट्रेड यूनियन करती है। ट्रेड यूनियन में हम अगर जुड़ते हैं
तो ट्रेड यूनियन डायरेक्ट गवर्न होता है लेबर कमिश्नर से। जैसे जो हमारे जनपद में लेबर कमिश्नरी है, हम अपनी बात लेबर कमिश्नरी से भी जाकर कर सकते हैं। फिर वो जिसका भी जिस टेबल का भी मुद्दा होता है, कमिश्नर ऑफिस से उस टेबल पे जाकर के वार्ता होती है, और अगर वार्ता असफल हो जाती है तो हम लेबर कोर्ट में भी अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। अब लेबर कोर्ट किन किन मुद्दों पे हमारे लिए केस लड़ सकता है, जैसे आपसे काम करवाकर वेतन मेहनताना नहीं देना, सरकार द्वारा तय न्यूनतम वेतन का भुगतान नहीं करना, कंपनी सरकार के पॉलिसी के मुताबिक प्रमोशन नहीं देना, कंपनी या जो सरकार की पॉलिसी है उसके अनुसार पदोन्नति नहीं देती है तो भी आप उस पे जा सकते हैं। सरकार द्वारा महंगाई भत्ते का भुगतान नहीं करना, वेतन बोनस का भुगतान नहीं करना, ग्रेच्युटी का भुगतान नहीं करना, बिना किसी नोटिस के कर्मचारी को नौकरी से बाहर निकाल देना, कंपनी के पॉलिसी के खिलाफ ट्रांसफर कर देना, कानूनी मांग के कारण सेवा से बर्खास्त कर देना। इन सब मुद्दों पर जो हम लेबर कमिश्नर ऑफिस से भी अपनी मांग, अपनी समस्याओं को अवगत करा सकते हैं, और वो लेबर कमिश्नर के ऑफिस से आपकी बातों को आपके अधिकारियों से वार्ता करी जा सकती है। राष्ट्रीय मूल निवासी भोजन कर्मचारी संघ इसी उद्देश्य पे काम करेगी और करती रहेगी। जो भी हमारे बीच हमारी समस्याएं हैं, ये समस्याएं राष्ट्रव्यापी हैं, हमारी समस्याएं राष्ट्रव्यापी हैं, और जब हम एक प्रदेश तक सिमट कर रह जाएंगे, हम अपनी समस्याओं को बड़ा मुद्दा नहीं बनाएंगे, तो तब तक हमारी समस्याओं का निवारण नहीं हो पाएगा। अगर समस्या हमारी राष्ट्रव्यापी है तो समाधान करने का जो कार्य है वो राष्ट्रव्यापी स्तर पे होगा, तो हम सफल होने में आगे आएंगे, सफल जरूर होंगे, ये मेरा मानना है। का हमारा प्रारूप है, जैसे अभी हम लोगों ने देखा कि 5 सितंबर को कार्यक्रम हुआ, शिक्षक सम्मान समारोह। सरकार द्वारा कहा गया कि ट्रेड यूनियन से नहीं जुड़े शिक्षक, गोरखपुर की हेडलाइन रही है। अब चूंकि मैं गोरखपुर मंडल में या गोरखपुर ज़िले में खड़ी हूँ, तो 2 बात मैं इस पे ज़रूर कहूँगी कि ये ट्रेड यूनियन का जो कॉन्सेप्ट है या जो कार्य है, या उदय कहिए या स्थापना कहिए, अभी शुरुआत हम लोगों ने कुशीनगर गोरखपुर जनपद से किया, और चूँकि मुख्यमंत्री कार्यालय इस पैड पर 2-4 लेटर भी गए, जिसके परिप्रेक्ष्य में सरकार 5 तारीख को आकर कही कि अध्यापक ट्रेड यूनियन से नहीं जुड़े। उनकी बातों को हम बाई पेपर, बाई मल्टी या व्हाट्सएप के जरिए भी उनकी समस्याओं को सुन लेंगे। इतना अथक प्रयास आपने देखा धरना था शिक्षा मित्र का लखनऊ इको गार्डन में, वहाँ कोई उनकी बात सुनने तक नहीं गया। समस्या गंभीर है उनकी, उनका पद नहीं तय हुआ, उनकी आगे की योजनाएं नहीं तय हुई, लेकिन वहाँ उनकी समस्याओं को सुनने के लिए कोई जिम्मेदार व्यक्ति नहीं गया। लास्टली वो शाम तक धरने पे बैठे रहे, धरने के बाद वो वापस चले आए, और सब लोग आज निराश की स्थिति में बैठे हुए हैं कि सरकार ऐसी है जो किसी की बात नहीं सुनेगी। लेकिन जब हम टुकड़ों में बंट करके और ऐसे संगठनों का निर्माण करके जो प्रदेश तक ही सीमित हैं और वहीं तक आवाज़ उठाने का कार्य करेंगे, तो जाहिर सी बात हमारी समस्याएं न राष्ट्र स्तर पे पहुंचेंगी, और न राष्ट्र स्तर पे पहुंचेंगी, ना तो इंटरनेशनल जो ट्रेड यूनियन है उनमें इन्वॉल्व होंगे, और ना मेरी योजनाओं का समाधान हो पाएगा, समस्याओं का समाधान नहीं हो पाएगा। तो वो हमारे ट्रेड यूनियन के खड़े होने पर ही संदेह व्याप्त हो गया कि अगर इससे जुड़ते हैं तो हमारा इनकी बात मानना अनिवार्य हो जाएगा।
तो उन्होंने ये स्टेटमेंट देकर गया कि ट्रेड यूनियन से नहीं जुड़े। अब जो अध्यापक या कोई भी प्रबुद्ध वर्ग इसके बारे में न जानना चाहेगा, न सुनना चाहेगा, न समझना चाहेगा, तो वो जो सामने दिख रही है उसी को सुनेगा और उसी को समझेगा, उसी को फॉलो करेगा। तो हम बुद्धिजीवी वर्ग हैं, इस चीज़ों को समझें और अपने कारवां को आगे बढ़ाएं। जो सावित्रीबाई फुले शिक्षा को महिलाओं के घर घर तक पहुंचाने के लिए कितनी गालियां, उलाहना और न जाने क्या क्या सुनने के बाद समाज में कितने शिक्षण संस्थानों का निर्माण किया, और ज्योतिबा फुले ने अपनी बीवी का साथ सहयोग दिया और उन हमारे समस्त महान जो समाज सुधारक थे, उनके अथक प्रयासों से आज हम इस जगह पर पहुंचे हुए हैं। तो हमारा आप लोगों से यही आग्रह है कि हम ट्रेड यूनियन के बारे में जो सुने समझें, और इसमें रजिस्ट्रेशन के लिए फार्म भरना होता है 200। ट्रेड यूनियन के अंतर्गत अपनी बातों को रख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।